सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 और यह अध्याय है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना और यह उसका भाग 3 है। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे वन कानून और उनके प्रभाव, समस्या का समाधान, औपनिवेशिक वन कानून का विरोध, व्यापारियों का आगमन, रेशम उत्पादक संथाल काम की तलाश में, नज़दीकी से देखने पर बगावत। तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम देख चुके हैं कि आदिवासी लोगों से राजस्व वसूल करने के लिए वह घुमंतू जिंदगी जीते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको एक जगह या स्थायी जीवन जीने के लिए मजबूर करने लगे थे और इस तरह से वनों पर उनका नियंत्रण कम करने के लिए उन्होंने वन कानून बनाए हैं। तो यह वन कानून जब बनाए तो उसका प्रभाव आदिवासियों के जीवन पर पड़ा। तो आदिवासी समूह का जो जीवन है वो जंगलों से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। जंगलों से ही उनकी बहुत सारे ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। जंगलों से ही प्राप्त चीज़ों पर उनकी ज़िंदगी चलती थी। तो वन कानून में बदलाव होने के कारण आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ गया। जैसे अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण कर लिया, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया और कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया। इसका मतलब इसमें अंग्रेजों को जो जरूरत चीज़ें होती थी उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जैसे मतलब इमारती लकड़ी होती है, तो इस इमारती लकड़ी की पैदाश करने के लिए जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया था। और जंगलों में आदिवासियों का घूमना, झूम खेती करना, फल इकट्ठा करना, इन जंगलों से, इस प्रकार के जंगलों से उनको प्रतिबंधित किया गया था। और जब उनका जंगलों पर अधिकारी नहीं रहा, जंगलों से वो कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते थे, कुछ ईंधन की लकड़ी भी उनको प्राप्त नहीं हो सकती थी, तो ऐसे स्थिति में उनको काम और रोजगार चाहिए था। उसकी तलाश में उनको मजबूरीवश दूसरों इलाकों में जाना पड़ा। तो इस तरह से वन कानून होने के कारण जंगलों से ही उनको बाहर निकाला जा रहा है। और जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और उनको जब पाबंदी लगाई गई है तो रेलवे स्लीपर, उस वक्त ब्रिटिश लोगों ने भारत में रेलवे लाइन भी बिछाना शुरू कर दिया था और रेलवे के लिए स्लीपर्स की जरूरत होती है। जैसे मतलब आप इस चित्र में देखते हैं कि ये लोहे के है और इसके बीच में ऐसे आड़े आड़े होते हैं, उसको स्लीपर्स कहते हैं। और उस जमाने में यह लकड़ी से बने हुए स्लीपर्स होते हैं। आज के ज़माने में तो सीमेंट के बनाए दिखते हैं, लेकिन उस जमाने में यह लकड़ी के होते थे। और ये स्लीपर्स बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ता था और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था और इसके लिए मजदूरों की जरूरत होती थी। और जब यह आदिवासी लोग जंगलों में रहते ही नहीं थे तो अंग्रेजों को मजदूर कहाँ से मिलेंगे, और इसीलिए अंग्रेजों के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये स्लीपर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। जब अंग्रेजों के सामने यह समस्या निर्माण हो गई है तो अंग्रेज अफसरों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, उन्हें वहां खेती करने के लिए छूट मिलेगी और उसके लिए गांव में रहने वालों को वन विभाग की मजदूरी करनी होगी। मतलब क्या है कि अगर वो गांव में रहेंगे, उनको खेती करना है, तो क्या है, उनको वन विभाग की मजदूरी, मतलब सरकार की मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इन शर्तों पर उनको घुमंतू खेती करने के लिए छूट दी गई। बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव भी बसा दिए। मतलब क्या है, जो जिस गांव से मजदूर मिलते थे उस गांव को उन्होंने वन गांव वो बना दिए गए। औपनिवेशिक वन कानून का विरोध भी किया गया क्योंकि यह वह वन कानून थे अंग्रेजों के जिंदगी पर सीधे सीधा हस्तक्षेप था और इसीलिए बहुत सारे समूहों ने इन कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया। नए नियमों का पालन करने से उन्होंने इनकार कर दिया और वह अपने ही पुराने तौर तरीके अपनाते रहे जो सरकार के अनुसार गैर कानूनी थे। ऐसे ही और इसीलिए जब लोग इसका विरोध करने लगे थे तो सरकार के विरोध में, इन वन कानूनों के विरोध में कहीं जगह जगह पर आदिवासी समुदायों ने इसका विरोध किया, जिसका असर विद्रोह में हुआ है। जैसे कि
1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में विद्रोह किया गया। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। ये इसी प्रकार के विद्रोह थे जो औपनिवेशिक अंग्रेजों के बनाए गए कानून और नीतियों के विरुद्ध थे। व्यापार की भी समस्या देखते हैं कि व्यापारियों का यहाँ आगमन होना शुरू हो गया है। 19वीं शताब्दी में के दौरान व्यापारी और महाजन जंगलों में व्यापार करने के लिए आते थे। जैसे कि इसके पहले हम देख चुके थे कि जो व्यापारी और महाजन आते थे इनको बाहरी शैतान कहा गया है आदिवासी लोगों द्वारा, और यह जंगलों से जो इकट्ठा किए गए चीज होते हैं जो आदिवासी लोग इकट्ठा करते थे वह वन उपज खरीदी करते थे, उनको नकद कर्जा देते थे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए वह आ रहे थे, क्योंकि यह व्यापारी व्यापार करते थे, उनको काम करवाने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत होती थी और इसीलिए यह आदिवासियों को अपने पास मजदूरी पर रखते थे। एक उदाहरण देखेंगे कि संताल समुदाय है, यह रेशम उत्पादन करता है। जैसे कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग बढ़ने लगी थी और इसीलिए भारतीय रेशम की गुणवत्ता अच्छी थी और इसीलिए भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था, रेशम का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था और कंपनी के अफसर रेशम उत्पादन पर ज़्यादा जोर देने लगे। जैसे कि वर्तमान में जो झारखंड राज्य है वहाँ हजारीबाग के आसपास रहने वाले कुछ संताल लोग हैं जो रेशम के कीड़ों का पालन करते थे और रेशम के व्यापारी इनके यहाँ आकर खरीदी करते थे, तो व्यापारी अपने एजेंट को भेजते थे और आदिवासियों को कर्जा देते थे। मतलब शुरुआत में एडवांस में ही उनको पैसा देते थे और बाद में 1000 कृमि कोशों के लिए वो केवल 3-4 रुपये ही मिलते थे। लेकिन जब उनसे खरीदी किए गए 3-4 रुपये से खरीदी किए गए कृमि कोश वो बर्दवान या गया के बाजारों में भेजते थे और जहां उन्हें 5 गुना कीमत मिलती थी। जैसे मतलब उनको 3 रुपये अगर यहाँ से खरीदी करते हैं तो वो वहाँ जाकर 15 रुपये में बेचते थे, तो इस तरह से उनको 5 गुना फायदा होता था। और रेशम उत्पादों को इसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता था, मामूली फायदा होता था। इससे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे, क्योंकि ये व्यापारी लोग उनके चीज़ों को, उनके द्वारा निर्माण किए गए चीज़ों को कुछ भी महत्व या कोई मुआवजा या कोई कीमत नहीं देते थे, जिससे वह अपने दुश्मन मानते थे। यही व्यापारी लोग उनको कर्जा देते थे, कर्जा पर वो ज़्यादा ब्याज भी लेते थे और इसीलिए वहाँ व्यापारियों को अपना दुश्मन समझते थे। जैसे ही आप चित्र में देख सकते हैं कि गोदरा औरत है, यह बुनाई कर रही है और यह एक औरत है जो चटाई बुनती हुई एक हजांग औरत है और औरतों के लिए घर काम करने के लिए इस प्रकार से वो काम करना पड़ता था। अगला मुद्दा है काम की तलाश में। काम की तलाश में दूर जाने वाले आदिवासियों की स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि वन कानून और नियम बनाने के कारण आदिवासियों का जंगलों से जो संसाधन प्राप्त हो रहे थे उनको प्रतिबंधित किया गया और इसीलिए काम की तलाश में आदिवासी लोगों को यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर किया गया है। और 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान भी फैलने लगे थे, खनन उद्योग को भी महत्वपूर्ण उद्योग समझा जाने लगा और इसीलिए आदिवासी समुदाय के लोग असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किए जाने लगे और यह ठेकेदार लोग उनको कम वेतन देते थे और उनको बंधुआ मजदूरों को घर नहीं जाने देते थे। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उनको कहा जाता है कि आपको 1 साल के लिए वहाँ काम करना पड़ेगा, 1 साल में आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस शर्तों के अनुसार उन मजदूरों को घर नहीं जाने दिया जाता था। तो इस तरह से ठेकेदार लोग उनको वहीं रखकर ज़्यादा काम करवाते थे लेकिन उनको कम वेतन देते थे। जैसे यह चित्र दिखाया गया है कि बिहार के कोयला खनिक है, ये कामगार है जो 1948 का पिक्चर है और ये बिहार की जो झरिया और रानीगंज आज भी प्रसिद्ध है खदानों के लिए काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था और वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 19
1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे, क्योंकि उनको ज़मीन के अंदर रहकर काम करना पड़ता था। हवा की कमी होती थी, गर्मी होती थी, ऑक्सीजन की कमी होती थी, जिसमें उनको काम करना पड़ता था। दम घुटने के कारण भी उनकी मौत हो सकती थी। कभी कभी स्खलन भी हो जाता था, ऊपर से कुछ पत्थर या गिर जाते थे जिससे वो दबकर मर जाते थे। और इसीलिए 1920 के दशक में कोयला खदानों में मारे जाने वाले कितने लोग थे? 2000 से भी ज़्यादा मजदूर थे। अगला मुद्दा है कि हम देखते हैं कि नज़दीकी से देखने पर बगावत हो रही थी। तो 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून के विरुद्ध में अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया था और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, नए करों और व्यापारियों और महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया था। उसके उदाहरण देखते हैं कि 1831-32 में कोल आदिवासियों का एक विद्रोह हो गया था। 1855 में संतालों का विद्रोह हो गया था। 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हो गया था। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली जाति के समुदाय के लोगों ने ये विद्रोह किया गया था। तो इस तरह से आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके रीति रिवाज या उनकी जिंदगी के ये विपरीत उनके ये कानून बनाए गए थे और इसीलिए उसका विरोध करने के लिए वो आदिवासी लोग अंग्रेजों के वन कानून या अन्य कानूनों के खिलाफ बगावत करने लगे।